नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इससे पहले 13 तारीख को जो है हमने मलबे का मालिक कहानी में ये पढ़ा था कि रखे पहलवान जो है वो चिराग को, जब 1947 में भारत पाकिस्तान के दंगे होते हैं तो रखे पहलवान जो है वो चिराग को बुलाता है, नीचे आ, और वो नीचे आता है और छुरे से उसकी हत्या करके कहता है कि ले मैं तेरे को पाकिस्तान देता हूँ, ले तो पाकिस्तान ले। और इस तरीके से जो है चिराग की हत्या कर दी जाती है। इससे आगे जो है हम पढ़ते हैं, आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साक्षी थे उन्होंने दरवाज़ा बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। देखेगा यहाँ मोहन राकेश ने मनुष्य की जो संवेदनाएं हैं उन संवेदनाओं पे कितना गहरी चोट की है कि मनुष्य का अंदर का जो मनुष्यत्व है, अंदर की जो उसकी एक जिम्मेदारी है, एक उत्तरदायित्व, एक सच बोलने की जो मनुष्य की जो बात है वो किस कदर वो मर गई है उसके अंदर की। यानी हम सत्य के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं और किस तरह से हम दरवाज़ा बंद करके और अनभिज्ञ हो जाते हैं उस घटना से, जबकि उस घटना को सभी लोग देखते हैं कि चिराग को इस व्यक्ति ने मारा है और बोल रहा है कि ले तेरे को मैं पाकिस्तान देता हूँ। तो मनुष्य की संवेदनाएं इस कदर मर चुकी, किसके आगे? धर्म के आगे। यहाँ पे मोहन राकेश ये बताना चाह रहा है और हमें शिक्षा देना चाह रहा है कि हम भले चाहे कुछ भी करें लेकिन हम मनुष्य बने रहें। क्या बने रहें? मनुष्य बने रहें और हम हमारी मनुष्यता को न खोएं, यानी उसको मनुष्यता को नहीं खोएं। बंद किवाड़ में भी उन्हें देर तक जुबेदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। किश्वर, सुल्ताना और जुबेदा जो ये चिराग का परिवार था, तो बंद दरवाजे से भी ये सुनाई देता रहा। रखे पहलवानों उसके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तब्दील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। यानी दूसरे तवील रास्ते से उनकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गई। यानी मृत्यु की जाती है, मारा जाता है, हत्या की जाती है। हत्या करने के बाद उनकी लाशों को किस तरीके से जो है सबूत मिटाए जा रहे हैं या किस तरह के उनके घर की बजाय नहर के पानी में मिलती है। अभी इन्होंने नहर के पानी में डूब करके आत्महत्या कर ली होगी। यानी मनुष्य अपराध करके अपराध को छुपाने के लिए भी किस तरीके से जो है अपराध को छुपाता है। यानी एक तो धर्म के नाम पर जो है इतना बड़ा खून खराबा, इतना अत्याचार किया जाता है, हत्याएं की जाती हैं और फिर उसी की भी हत्या को जो है वो छुपाना भी चाहता है। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही थी। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका था तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। देखिएगा, रखा पहलवान उसको 1947 में जो है जब भारत पाकिस्तान के दंगे होते हैं और चिराग के जो पिता हैं अब्दुल गनी, उन्होंने और चिराग ने वो मकान 6 महीने पहले ही नया बनवाया था और 6 महीने बाद में दंगे हो जाते हैं। और रखे पहलवान की नज़र उसकी मकान पे थी कि मैं इसको मार करके इस मकान पे कब्जा कर लूँगा, और वो मंशा रखे पहलवान की पूरी नहीं हो पाती है और वो जो है उस मकान को कोई अनजान व्यक्ति उसको आग लगा करके जला देता है। तो रखे पहलवान के जो मंसूबे थे उन मंसूबों पे पानी फिर जाता है और उसने कसम खाई थी कि मैं उसको पता करके जिसने इस मकान को आग लगाई थी उसको मैं जमीन में गाड़ दूंगा। यानी मकान पे नजर, धन दौलत पे नजर, सारे चिराग का जो है घर में जो भी सामान था 2 दिन तक उसके सारे सामान को जो है उठा लिया जाता है।
यहाँ मनुष्य की कितनी स्वार्थीपन की जो स्थिति है उसका चित्रण मोहन राकेश कर रहे हैं कि मनुष्य इतना भी गिर सकता है, मनुष्य का सोचने का स्तर यहाँ तक भी गिर सकता है कि पहले हत्या फिर उसके बाद उसके घर में लूटपाट, यानी मनुष्य कितनी पाश्विक प्रवृत्ति जो है उस पर उतर आता है और अपनी मनुष्यता को खो देता है। यहाँ पर ये बात भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ न वह किसी को गाय भैंस बांधने देता था और न ही खोमचा लगाने देता था। उस मलबे से बिना उसकी इजाज़त के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। मलबे का मालिक। यहाँ जाकर के कहानी का जो शीर्षक है वो हमें सार्थक होता हुआ दिखाई दे रहा है कि मलबे का मालिक, यानी उस पे मारने वाला रखे पहलवान जो है वो चिराग को मारता है और उस मकान पे कब्जा करने के मंसूबे रखता है। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी तरह गन्नी तक पहुंच जाएगी, जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गन्नी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे की चौखट को बाह में लिए हुए रो रहा था। बोल चिराग दीन बोल, तू कहाँ चला गया? ओए ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे, ओए गन्नी को पीछे क्यों छोड़ दिया? ओ मेरे बच्चे। बड़ी पीड़ा यहाँ पे जो है उस मलबे में जो संस्मरण है, उस संस्मरण को देखते हुए बड़ी पीड़ा, वो उनको चौखट को हिला रहा है, चौखट को पकड़ करके रो रहा है, अपनी संवेदनाएं प्रकट कर रहा है। और भुरभुरे की वार से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे। पीपल के नीचे सोए रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया या वह खुद ही जाग गया, यह जानकर कि पाकिस्तान से अब्दुल गन्नी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठ आया जिससे उसे खांसी आ गई और उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से धोकनी की सी आवाज़ निकली और उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैल आया। गन्नी अपने मलबे पर बैठा है। उसके शागिर्द अच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, यानी गन्नी अपने मलबे पे बैठा है, उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मलबा उसका कैसे है? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा। कि ये मलबा जो है ये उसका थोड़ी ना है, किसका? गन्ने का। ये मलबा तो हमारा है, मगर वह वहाँ बैठा है। लच्छे ने आंखों में एक रहस्य में संकेत लाकर कहा, बैठा है, बैठा रहे, तू चिलम ला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गई और उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोहरी ने आकर उसे कुछ बता दिया तो लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा, मनोहरी की क्या सामत आई है? यानी देखिए अभी भी जो है समाज में एक तबका, यहाँ पे ये कहावत जो हिंदी की है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अभी भी ये कहावत जो है ये चरितार्थ होती हुई हमें यहाँ दिखाई दे रही है। यानी पहलवान है, वो पहलवान कह रहा है कि ये जो है मनोहरी उसको सारी घटना क्रम बता दिया होगा कि इस पहलवान ने इसको घर को जलाया, उसको मारा, ये सब कुछ किया होगा। तो भी का पहलवान कह रहा है क्या मनोहरी की सामत आई है? क्या उसके बुरे दिन आए हैं? या उसके लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थी। रखा उन पत्तियों को उठाकर अपने हाथों में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और तो किसी ने गन्नी की
बात नहीं हुई, यानी और तो किसी से गन्नी की बात नहीं हुई। नहीं ले, और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोहरी गन्नी की बाह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कस खींचने लगा। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती और आधा गन्नी की तरफ लगी रहती। मनोहरी गन्नी की बाह थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गन्नी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था, उससे गन्नी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुँचते पहुँचते उसकी दोनों बाहें फैल गई और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई, पर वह बोला नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गन्नी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गन्नी हूँ, अब्दुल गन्नी, चिराग दिन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गन्नी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया और अब्दुल गन्नी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई थी। सफ़ेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियाँ भी कुछ फैल गई थी। रखे का निचला ओठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गन्निया, सुना गन्निया। गन्नी की बाहें फिर फैलने गई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमो चहमाई तेज हो गई कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलौज भी हो। अब रखा गन्नी को हाथ नहीं लगा सकता। अब रखा जो है गन्नी को हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? अब वे दिन नहीं रहे बड़ा मलबे का मालिक। अब वो दिन नहीं रहे कौन से विभाजन वाले दिन। अब ये विदेशी नागरिक है या पाकिस्तान से आया हुआ है तो अब इसको मार नहीं सकता था। वो दिन नहीं रहे, बनता था। वो दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गन्नी का। मलबा तो सरकार की मलकियत है। मरदूद किसी को वहाँ गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोहरी भी डरपोक है। इसने गन्नी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने ही चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है। रखा आदमी नहीं सांड है, दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गन्नी बेचारा कितना दुबला हो गया है, दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। गन्नी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यहाँ मिट्टी देखने आया हूँ। बसे घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरा यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर छलछला गई। पहलवान ने अपनी टांगे समेट ली और अंगोछा कुएं की मुंडेर से उठाकर कंधे पर डाल दिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कस खींचने लगा। तू बता रखे यह सब हुआ किस तरह। गन्नी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे, सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी। अगर वह चाहता तो तुम में से किसी के घर में नहीं छिप सकता था। उसमें इतनी सी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज़ में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठ पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज़ का दबाव महसूस हो रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। वो सच्चाई जो है
पता नहीं है, लेकिन रखे को ये सच्चाई पता है कि मैंने उसको मारा। गन्नी के क्या भाव थे, कि आप लोग उसके साथ थे, वो आपके घर में छिप सकता था। देखिएगा यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, सब भाई भाईचारे से रहते थे, सब प्यार से प्रेम से रहते थे। और वहाँ पे जो है मतलब गन्नी के मन में ये सोच थी कि चिराग जो है आपके घर में छुप सकता है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि रखे पहलवान ने जो है चिराग की हत्या की है। पाकिस्तान में तुम लोगों के क्या हाल है, उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगोछे से बगलों का पसीना पोंछा और गले का झाग मुंह में खींचकर गले में थूक दिया। क्या हाल बताऊं रखे, गन्नी दोनों हाथों से छड़ी पर बोर डालकर झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है। चिराग वहाँ साथ होता तो और बात थी, मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चला चल, पर वह जिद पर अड़ा रहा कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं। भोले कबूतर ने यह नहीं सोचा कि गली में खतरा न हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों ने अपनी जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था, रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था। जबकि मूल रूप से हत्यारा कौन है, चिराग की हत्या किसने की, रखे पहलवान ने। यानी किसकी, यहाँ व्यक्ति के अंदर के जो भाव है उनको हम पढ़ नहीं पाते कि उसके कितनी कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। यानी मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत भी यहाँ रखे पहलवान के ऊपर जो है सिद्ध होती है। यानी किस तरीके से रखे पहलवान पे जो है चिराग का विश्वास था कि ये मेरा आदमी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था, कितना दर्द है, तेरा बहुत भरोसा, और जिस पे भरोसा था उसी ने उसकी चिराग की हत्या कर दी। कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बन आई तो रखे के रोके भी न रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की आंतड़ियों के पास से जैसे कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग गया था और उसके तलों में झुंझुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियाँ सी ऊपर से उतरती और तैरती उसकी आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा महसूस हो रहा था। उसने अंगोछा से होठों के कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है। गन्नी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं और उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए। वह उसके कंधे पे हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसी अब कोई लौटा थोड़े ही सकता। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझ लूँगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान, अच्छा रखे पहलवान। कि नेकी को नेकी मिले, बदी को भी नेकी मिले, बदी करने वाले को भी खुदा माफ करे। यानी इस तरीके से रखे पहलवान जो है कहता हुआ रखा करता कि मैं अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गन्नी हसरत भरी नजर से आसपास देखता हुआ धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमो चहमाई चलती रही कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गन्नी को सब कुछ बता दिया होगा कि गन्नी के सामने रखे का ताल्लुक कैसे खुश्क हो गया था।
रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबेदा कितनी अच्छी थी वह, रखे मरदूद का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठा खंकारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे शाह, सुना है आज गन्नी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने हर बार एक ही उत्तर दिया, फिर कुछ नहीं, चला गया। यानी रखे को अभी तक भी ये अंदेशा है कि गन्नी को ये पता है, जानकारी है या नहीं है, मनोरी ने उसको बताया या नहीं बताया कि मैंने उसको मारा था। वो लोगों से पूछना चाहता था कि कहीं उसको पता तो नहीं है। लेकिन आप चाहे 1000 अपराध कर लें, 1000 कोशिश कर लें, आपके पास जो आपकी आत्मा है वो आपको धिक्कारती रहेगी। आप किसी भी कोने में कितने भी अंधेरे जगह जाकर के किसी की हत्या कर दें, लेकिन आपकी स्वयं की आत्मा तो कहीं रहेगी ना, वहाँ वो कहीं थोड़ी चली जाएगी। आपको स्वयं को तो पता रहेगा कि मैंने ये अपराध किया है। तो गन्नी रखे पहलवान को भी ये पता है कि मैंने ये अपराध किया है, इसलिए उसका गला जो है बार बार सूख रहा था। और आत्मग्लानि भी उसको हो सकता है कुछ हो रही हो इस चेहरे के हाव भाव से या गले सूखने से। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर आ बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरने वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुलाता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहां बैठे लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुना रहा था जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को भेजकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्के देकर हटाने लगा। तत 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 भैंस को उठाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे की चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। मलबे के नीचे नाली का पानी बह रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरह की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थी। चू चू चू, चिक चिक चिक, किरर 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 किरर, री री चिरर चिरर। एक भटका हुआ कौवा न जाने कहां से उठकर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितरा गए। कोए के वहां बैठते न बैठते मलबे के एक कोने में लटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। वो ओ वो वो ओ वो। कौवा कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर फन फड़फड़ाता कोए के पीपल पर चला गया। कोए के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर गया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दुर 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 दुर। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा, भौ भौ भाऊ भौ भौ भाऊ। पहलवान ने एक ठेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। काफी देर भौंकने के बाद जब उसे गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया और वहां कोने में बैठकर गुर्राने लगा।
कि कुत्ता भी जानता है कि ये मलबा अब मेरा है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ बैठ के सोता हूँ। तो कुत्ता भी रखे पहलवान को जो है जो भोंकता है, जबकि मलबा किसका है, मलबे का मालिक कौन है। तो कितनी दर्द भरी जो कहानी है मोहन राकेश ने हमारे को यहाँ पे पढ़ने को मिली। मोहन राकेश की है कहानी, हमें इसमें संवेदनाएं भी बहुत है। शुरू में हम इस कहानी को पढ़ रहे थे, जब भी मित्रों मैंने आपको बताया था कि यह कहानी भारत विभाजन के बाद लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से गिनी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद।